नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौत की सजा सुनाई है। हसीना के साथ ही देश के पूर्व गृह मंत्री कमाल को भी मृत्यु दंड दिया गया है, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक ममून पर नरमी बरती गई है। ममून को 5 साल की सजा सुनाई गई है। ममून सरकारी गवाह बन गए थे और इस बीच भारत में सर्व निर्वासन में रह रही शेख हसीना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस फैसले की अहमियत नहीं है, कोई वैधता और लोगों के बीच कोई स्वीकार्यता नहीं है। हसीना ने यह भी कहा है कि उन्हें इस फैसले की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने फैसले को नाजायज बताते हुए कहा है कि इसे एक नाजायज अतिवादी सरकार ने सुनाया है। बांग्लादेश के लोगों ने इस कंगारू कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। अवामी लीग भी इसे खारिज करती है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री ने फैसले को साल 2025 का सबसे बड़ा मजाक बताया और आरोप लगाया कि एक आतंकवादी और चरमपंथी सरकार ने आईसीटी को हथियार बनाया है। वहीं शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने असंवैधानिक तरीके से सत्ता हथिया ली है और अब अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाकर और 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत पर हमला करके बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रही है। हसीना ने कहा है कि अब उनका मकसद बांग्लादेश में लोकतंत्र को वापस लाना और देश को बचाना है। उन्होंने कहा कि लोगों की मकसद से हम इस कट्टरपंथी रेडिकल यूनुस को सत्ता से हटा देंगे। हमने पहले भी 1971 विरोधी ताकतों को हराया था और हम उन्हें फिर से हराएंगे। वहीं शेख हसीना के खिलाफ फैसला ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश बेहद अस्थिर समय का सामना कर रहा है। आईसीटी के फैसले की विदेशी राजनयिकों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और अधिकार समूहों ने निंदा की है। इस फैसले के बाद राजधानी ढाका समेत पूरे देश में तनाव बढ़ा हुआ है। फैसला सुनाए जाने के पहले कुछ दिनों से ढाका और देश के दूसरे हिस्सों में हिंसा शुरू हो गई थी। ये फैसला देश के हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने देशवासियों से शांति की अपील की है। तो वही फैसले को लेकर शेख हसीना ने कहा है कि पिछले वर्ष की जुलाई-अगस्त की घटनाएं हमारे देश के लिए और उन तमाम परिवारों के लिए एक त्रासदी थी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अव्यवस्था को रोकने के प्रयास में हमने जो कदम उठाए वो सद्भावना के साथ उठाए गए कदम थे, जिसका उद्देश्य जनहानि को कम करना था। हम स्थिति पर नियंत्रण खो बैठे, लेकिन इसे नागरिक पर जानबूझकर हमले के रूप में प्रस्तुत करना तथ्यहीन है। आईसीटी के अभियोजकों ने यह दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया कि मैंने लोगों पर घातक बल प्रयोग का आदेश दिया था। जिन ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियो फाइलों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है वो अधूरी और संदर्भ से बाहर थी। वास्तविकता यह है कि जमीनी स्तर पर संचालन का नियंत्रण सुरक्षा बलों के पास था, जो स्थापित कानूनी प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे थे। इसी अदालत का इस्तेमाल 1971 में हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई को कमजोर करने वाले युद्ध अपराधियों को सजा देने के लिए किया गया था और इस अदालत का इस्तेमाल अब एक निर्वाचित सरकार से बदला लेने के अलावा किसी और उद्देश्य से नहीं हो रहा है। मैं अपने आरोप लगाने वालों का सामना करने से नहीं डरती हूं, बशर्ते कि ये एक निष्पक्ष ट्रिब्यूनल हो। यहां पर साक्ष्य को ईमानदारी से परखा जा सके। इसलिए मैंने बार बार अंतरिम सरकार को चुनौती दी है कि वो इन आरोपों को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में ले जाए। अंतरिम सरकार इस चुनौती को इसलिए स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि उसे पता है कि आईसीसी मुझे बरी कर देगा। उसे यह भी डर है कि आईसीसी उसके अपने मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करेगा। हमारी सरकार जनता द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई थी और हम उसके प्रति जवाबदेह थे। डॉक्टर यूनुस असंवैधानिक तरीके से और उग्रवादी तत्वों के समर्थन में सत्ता में आए। उनके शासन में छात्रों, परिधान कर्मियों, डॉक्टर, नर्सों और साथ ही साथ शिक्षकों से लेकर पेशेवर तक हर प्रकार के प्रदर्शन को दमन से दबाया गया है, जिसमें से कुछ अत्यंत क्रूर थे। इन घटनाओं की रिपोर्ट करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को उत्पीड़न और यातना का सामना भी करना पड़ा। सत्ता पर कब्जा करने के बाद यूनुस की ताकतों ने गोपालगंज में हत्याओं की, पूरे देश में अवामी लीग के लाखों नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों, व्यवसाय और संपत्तियों को जलाकर रख दिया है और नष्ट कर दिया। 15 जुलाई 2024 से इन प्रतिशोधी हमलों, आगजनी और साथ ही साथ फांसी नुमा लिंचिंग के जिम्मेदार लोगों को, जिन्हें यूनुस ने सत्ता हथियाने की अपनी सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना के तहत संचालित किया था, दंड से मुक्त कर दिया गया है।
बांग्लादेश में इस वक्त तनाव का दौर चल रहा है और जब से यहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौत की सजा सुनाई गई है, तब से यहां पर हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। फैसले के बाद रात भर बांग्लादेश सुलगता रहा। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल के छात्र आंदोलन पर हुए हिंसक दमन के लिए मानवता के खिलाफ अपराध मामले में मौत की सजा सुनाई है, जिसके बाद पूरे देश में प्रदर्शनों और हिंसा की तस्वीरें दिखने लगी है। शेख हसीना के खिलाफ निर्णय आते ही एक बार फिर से एक गुट अपने पुश्तैनी घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगा। ग्रेनेड और बम फेंके जाने की घटनाएं सामने आई और 2 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। अभी तक ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक धनमंडी 32 इलाके में ढाका कॉलेज के छात्रों का एक समूह बुलडोजर लेकर पहुंच गया। यहां पर शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक घर है, जिसे छात्रों का उग्र समूह बुलडोजर से गिराने के लिए पहुंचा था और तोड़ना चाहता था। वो कह रहे थे कि बंगबंधु के घर को प्रतीकात्मक रूप से ढा देंगे। हालांकि सुरक्षा बलों ने पहले ही रास्ता बंद कर रखा था। जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज, साउंड ग्रेनेड और बल का प्रयोग कर उन्हें हटाया है। हालात काबू में करने के लिए सेना भी जगह जगह पर तैनात कर दी गई है। वैसे तो शेख हसीना का ये घर पिछले साल हसीना के पतन के दौरान आंशिक रूप से जला दिया गया था। अभी भी कड़ी सुरक्षा में है। फैसला आने के बाद करीब 300 प्रदर्शनकारी फिर जुटे और सड़कों पर टायर जलाए, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने इन्हें हटा दिया। इसके अलावा ट्रिब्यूनल के बाहर पीड़ित परिवारों ने फैसले का स्वागत किया और कई लोगों ने अदालत परिसर में ही प्रार्थनाएं शुरू कर दी। ढाका और अन्य शहरों में आगजनी, बमबारी और बम के धमाके और राजनीतिक झड़पें भी हुई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक फैसले से पहले और बाद में लगभग 50 वाहनों में आग लगाई गई और कई देसी बम भी फोड़े गए। उधर फैसले के बाद ढाका विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार को पुलिस ने उठा लिया है। दरअसल उन्होंने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाते हुए फेसबुक पर लिखा था, पुलिस और कुछ लोग आए, वो मुझे ले जाएंगे। मैंने गलत नहीं किया है। मैंने लिखा था कि शेख हसीना वापस आएंगी, जय बंगल, और ये अपराध नहीं है। इससे साफ पता चल रहा है कि बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के समर्थकों पर शिकंजा कस रही है।